तो स्वागत है दोस्तों। डॉक और टाटा स्टील के बारे में और मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे आईआरएफसी के बारे में। तो इन दोनों स्टॉक्स पर जो कोई भी अपडेट्स रहती हैं वो रेगुलर आपके साथ हम शेयर करते ही रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ डिविडेंड, स्प्लिट और राइट इश्यू स्टॉक्स हैं, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। कंपनी का मुनाफा हुआ दुगना, ब्रोकरेज फर्मों ने से जाने करे मुनाफा वसूली या फिर अभी करे खरीदारी। देखिए, टाटा स्टील के जो नतीजे हैं अनुमान पर खरे उतरे हैं। चौथी तिमाही के कंपनी का मुनाफा दुगने से ज्यादा हुआ, जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। रेवेन्यू में भी 4% का दबाव देखने को मिला। कंपनी का ईबीटा सुस्त नजर आया, हालांकि मार्जिन में हल्का सुधार दिखा है। कंपनी अपनी सहयोगी टी स्टील होल्डिंग में $2.5 बिलियन का निवेश करेगी और क्वार्टर 4 में कंपनी को 388.6 करोड़ का एक मुश्त घाटा भी हुआ। कंपनी की अन्य आय 175.9 करोड़ रुपए से बढ़कर 461 करोड़ रही और कंपनी ने 3.60 रुपए फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी किया। नतीजों के बाद 3 ब्रोकरेज फर्मों ने स्टॉक पर अलग अलग राय दी है। किस ब्रोकरेज फर्म ने दिग्गज स्टील पर ब्रोकरेज पर क्या टारगेट दिया है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें एमएस ओन टाटा स्टील, यानी कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी का जो स्टैंड अलोन ईबीटा अनुमान से 3% कम देखने को मिला है और कमजोर रियलाइजेशन के चलते ईबीटा अनुमान से कम रहा। कंसोलिडेशन ईबीटा अनुमान के मुताबिक रहा। तिमाही आधार पर मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नेट कर्ज में गिरावट देखने को मिली और ब्रोकर्स ने स्टॉक पर अंडरवेट रेटिंग दी है और उसका टारगेट 125 रुपए तय किया है। वहीं पर बात कर लें CLSA की, तो टाटा स्टील पर होल्डिंग की रेटिंग दी है, 145 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कहना है कि कंपनी का कंसोलिडेट एडजस्टेड ईबीटा अनुमान के मुताबिक रहा है और सालाना आधार पर भी स्टैंड ऑन वॉल्यूम ग्रोथ 3% रहा है। वो कंपनी की सीजनेबल मजबूती क्षमता बढ़ोतरी से वॉल्यूम बढ़ा है और 2026 में 11,500 करोड़ रुपए की लागत घटाने का गाइडेंस रखा है। भारत, यूके, नीदरलैंड में लागत घटाने का गाइडेंस दिया है। सेविंग्स को ईबीटा कैश फ्लो में बदलना अहम होगा। सो इन सब चीजों को चलते हुए होल्डिंग रेटिंग दे रखी है और 145 का टारगेट CLSA ने दिया है। वहीं पर जेफरीज ने भी टाटा स्टील पर खरीदारी की राय दी है, टारगेट 180 रुपए पर शेयर दिया है। चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। तिमाही आधार पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईबीटा 8% बढ़कर 12,500 रुपए रहा और तिमाही आधार पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट कर्ज में 4% की गिरावट देखी। सोल ओवर 2 ब्रोकरेज का कहना है खरीदारी और होल्ड, और तीसरे ने जो मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने अंडर वेट रेटिंग दी है 125 के टारगेट के साथ। तो ये है टाटा स्टील पर बड़ी अपडेट्स। इसके अलावा 3.60 रुपए का फाइनल डिविडेंड की सिफारिश हुई है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 6 जून को रखी गई है। बाकी देखिए, यहाँ पर AGM में शेयर धारकों के अधीन है, सो बाकी जो डिसीजन वहाँ होगा वही अकॉर्डिंग सिस्टम चलेगा। इसके अलावा समझ लें तो क्या है, मजगांव की बात करें, मजगांव स्टॉक डॉक की, तो मजगांव डॉक में काफी सारे मेन पॉइंट है। साथ में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की भी बात चलती नजर आएगी, क्योंकि देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर ब्रोकरेज या एनालिसिस द्वारा बताए जा रहे हैं कि क्यों इन स्टॉक में बूम आ सकता है, क्या रीजंस है। अगर उन रीजंस को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि भारतीय डिफेंस शिपयार्ड सेक्टर पर ब्रोकरेज हाउस एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग पॉजिटिव। कारण क्या है, मजबूत ऑर्डर है, स्वदेशी करण को बढ़ावा देने वाली नीतियां और सरकार के भारी निवेश के चलते इस सेक्टर को फायदा मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट जहां भी बड़ा निवेश करेगी उन सेक्टर को बेनिफिट्स तो मिलेंगे। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल 22 से 25 के बीच 8.45 लाख करोड़ के ऑर्डर को मंजूरी दी है, जो पिछले 3 साल के मुकाबले लगभग 3.3 गुना है। और अब बात करें 26-27 में तो लगभग 23,054 मतलब 2,354 मिलियन रुपए के मेगा ऑर्डर की संभावना है, जो लिस्टेड 3 डिफेंस शिपयार्ड के कंबाइंड ऑर्डर बुक का 3.1 गुना है। दैट मीन कहां 8.45 लाख और कहां 23,54 बिलियन रुपए का मेगा ऑर्डर। वहीं पर कलवरी क्लास पनडुब्बी यानी कि 3 और पनडुब्बियों का ऑर्डर 330-360 बिलियन रुपए का हो सकता है, जो 26 में मंजूरी मिलने की संभावना है। P71I प्रोग्राम, जहां पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली पनडुब्बियों का प्रोजेक्ट 430 से 700 बिलियन रुपए का फाइनल हो सकता है। नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो 8 कावर्ट्स के लिए 360 बिलियन रुपए का ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा 700 बिलियन का एक और ऑर्डर संभावित है, जो RFP 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है, जिसका नाम है P17B फ्रिगेट्स। तो इस तरह की बड़े प्रोजेक्ट्स की और योजनाएं की एक्सपेक्टेशंस हैं। ये इतने सारे ऑर्डर्स हैं, अगर एग्जीक्यूट होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं, जो भी किया जाता है, तो इन सेक्टर्स को बेनिफिट कहीं ना कहीं पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा पनडुब्बियों के लिए AIP सिस्टम पर भी जोर दिया गया है।
P7-1I के लिए भी एक स्वदेशीकरण और टेक्निकल ट्रांसफॉर्म के सख्त नियम हैं, और कलवरी क्लास के भी नई मौजूदी जो पनडुब्बियां हैं DRD को ईंधन कोशिका है वो इसमें शामिल किया जाएगा। सो इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है। बात करें चुनौतियां क्या है, चुनौती यहाँ पर देखिए ये है कि जो दक्षिण कोरिया है, जो चीन है, जो ग्लोबल लीडर हैं और भारतीय के मुकाबले शिपयार्ड उत्पाद क्षमता, डिजाइन, स्वच्छल, कुशल श्रम शक्ति और वेंडर नेटवर्क के मामले में पीछे। तो ये यहाँ पर कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन वहीं पर वैश्विक शिप रिपेयर मार्केटिंग तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि शिप रिपेयर का बढ़ता अवसर यहाँ पर आपके सामने है। भारत की रणनीतिक स्थिति भी प्रमुख खिलाड़ी बना सकती है, और भारत शिपयार्ड भारतीय नौसेना के साथ साथ अमेरिका नौसेना 5 और 7वीं फ्लीट को सेवाएं देने के समझौते कर रहे हैं। मजगाव डाक और कोचीन शिपयार्ड ने US नेवी के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर, एक अच्छा आउटलुक यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर हम बात कर लें मजगांव की, तो पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण में अग्रणी और P7 कलकरी के ऑर्डर से इसके ऑर्डर बुक बढ़ने की संभावना है। कोचीन शिपयार्ड में भी बड़ी क्षमता वाले शिपयार्ड और निकट भविष्य में ऑर्डर की कमी के कारण ऑर्डर बुक पर प्रभाव पड़ सकता है और शिप रिपेयर से बढ़ने का मौका मिल सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ इन्होंने टारगेट भी दिए हैं, जहाँ पर सीधा 3433 रुपये के टारगेट करीब करीब दिए गए हैं। ये कंप्लीट होंगे या नहीं ये तो बाद की बात है। फिलहाल यहाँ पर इनके द्वारा, ये एंटिक ब्रोकिंग द्वारा सिनेरियो जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट अनुमान एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए लगाई जा रही है। सो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट शेयर IRFC के बारे में। क्या आपको अल्पवादिक में, मध्यम अवधि में, मतलब मीडियम टर्म में कोई स्टॉक के नई आईडी की आवश्यकता है, या फिर विश्लेषकों की नज़र में कौन से वो स्टॉक है जो नवरत्न पीसी हैं, या फिर कुछ स्टॉक अच्छे बेटर बनते नजर आ सकते हैं, तो खरीदने योग्य स्टॉक? विश्लेषक ने कहना है कि 34% तक मजबूत लाभ के लिए इंटरग्लोबेशन और IRFC को खरीदने की सिफारिश है। खरीदने के लिए अनुकूल भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त उछाल आपको पता है 12 मई को आता नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक फॉल आता बाजार में नजर आया। सो इन सभी की जो देखते हुए IRFC पर जो है 134 157 तक के टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं। बोनांजा के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विशेषज्ञ कुणाल कांबले ने नवरत्न PSU स्टॉक को खरीदने की सिफारिश की है, जहां पर उन्होंने टारगेट 157 तक के बताए हैं। इसके अलावा समझ लें तो 109 रुपये पर करीब करीब सपोर्ट बताया है IRFC का, और एक गैप अप ओपनिंग के साथ जोरदार वापसी की है, और कीमत जो है 21 डे जो डबल एक्सपोलेशन मूविंग एवरेज है उससे ऊपर बनी हुई है, और तेजी के संकेत भी हैं, और RSI भी कीमत और गति के बीच एक तेजी का विचलन स्पष्ट है। जबकि कीमत कम निचले स्तर पर बनी हुई है, सो RSI उच्च निचले स्तर पर बना हुआ है, जहां पर उलटफेर का संकेत देता है। जबकि IRFC 109 के ऊपर स्तर को बनाए रखता है, तो निकट भविष्य में 134 से और बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसके बाद 157 तक के संभावित बढ़त। अगर 109 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 134 और -57 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहना है। इसके अलावा भी देखिए और भी कुछ एनालिसिस है, जैसे कि बाजार विशेषकों ने मोटे तौर पर अल्पवादिक IRFC शेयर में तेजी आने की संभावना जताई है। रैली गेयर ब्रोकिंग की बात हमने की कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि सिंह ने कहा है कि निकट भविष्य में 135 का लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। स्टॉप लॉस 110 पर लगाने की बात उन्होंने कही है। बोनाजा पर तो बात हमने कर ही ली। नराठी जी ने भी यहाँ पर 118 के करीब सपोर्ट बताया है, रजिस्टर्स 126 के करीब बताया। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 130 की ओर आगे की बढ़त गति दे सकता है। अदरवाइज 115 से 30 के बीच में ट्रेडिंग जो रेंज है करीब करीब बताई जा रही है। 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50, 100, 150 और 200 डे मूविंग एवरेज पर भी कारोबार कर रहा है, जिसका RSI 46.63 पर आया है, और 30 के नीचे स्तर को ओवरसोल्ड में परिभाषित किया गया है, जबकि 70 के ऊपर ओवरबॉट माना जाता है। यानी कि 30 से नीचे आए तो बिकवाली ज़्यादा हो चुकी है, जो ऐसा इंडिकेट करता है, और 70 से ऊपर जाए RSI तो इंडिकेट करता है खरीदारी ज़्यादा हो चुकी है, बिकवाली आनी चाहिए। वहीं पर देखिए आपको पता है IRFC अधिग्रहण या निर्माण के लिए वित्तीय बाजारों से धन उधार लेता है, और जिससे बाद में भारतीय रेलवे या रेल मंत्रालय के तहत किसी भी इकाई को पट्टे पर भी दिया जाता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो ये वो लेवल से या टारगेट्स थे जो यहाँ पर अब विशेषकों का अपने अपने व्यू है। होगा क्या नहीं होगा ये तो मार्केट ही बताएगी। तो यहाँ पर देखिए क्यों बाय करना चाहिए। देखिए इस चीज को समझिए कि जो बैटिंग है वो IRFC शेयर के फेवर में है। गौरव गोयल, फाउंडर डायरेक्टर एट फाइनोक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर कहना है कि लास्ट ईयर हमने एक पागलपन बाइंग जो रशिंग आती नजर आई PSU सेक्टर में, और इंक्लूड रेलवे और रेलवे रिलेटेड फाइनेंसिंग स्टॉक्स के अंदर। और बहुत सारे स्टॉक्स में वैल्यूएशंस जो था वो नॉट जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, और कंपनियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही थी। सो ऊपर की तरफ से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ 40 से 50% तक 52 वीक हाई से स्टॉक गिरते नजर आए, जिनमें से IRFC भी एक है। और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो जनरली स्मेल करता, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है या ट्राई करता है इन्वेस्ट फंडामेंटली स्टॉक्स में,
एक रीजनेबल वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग। इनके द्वारा ऐसा यहाँ पर कहना है जो ये कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए इनकी एडवाइस क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं IRFC के शेयर को देख सकते हैं। अविनाश गौरशंकर, हेड ऑफ रिसर्च ऑफ प्रॉपर्टी मार्ट सिक्योरिटीज द्वारा भी कहना है कि IRFC का जो बिजनेस है वो रेलवे इंफ्रा लैंडिंग का है और रेलवे इंफ्रा कंपनी जो है IRFC जो है प्रोवाइड कराती क्रेडिट फॉर देयर प्रोजेक्ट्स नजर आती है। और आफ्टर प्रूफ आपको पता है हाल फिलहाल में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 18,658 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं लाई गए। IRFC एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं ऑल बेनिफिशियरी को, जो रेलवे कंपनीज या वुडकम IRFC को क्रेडिट लाइंस रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स को मिलता नजर आएगा। सो इन्वेस्टिंग इन IRFC शेयर एट करंट वैल्यूएशन जो यहाँ पर लुक अट्रैक्टिव है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। IRFC शेयर बिकम देयर वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो। तो वही बात है कि जितने भी एनालिसिस यहाँ पर IRFC पर सलाह देते हैं वो यहाँ पर एक पॉइंट जरूर साथ में लेकर के चल रहे हैं कि लंबा समय देना पड़ेगा। लंबे समय यानी कि 2 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। इसमें कोई एक एक्यूरेट टाइम नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि फिलहाल IRFC का बिजनेस समझे तो बहुत बढ़िया बिजनेस IRFC का चलता नजर आ रहा है। आफ्टर नवरत्ना स्टेटस मिलता नजर आ रहा है। फिर दुबे जी ने जो शेयर्समेंट्स दिए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है इन फ्यूचर के लिए। इसके अलावा भी जो कंसर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं IRFC स्टैंड करता बिजनेस मॉडल जो कि डेडिकेटेड फाइनेंस आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज का है और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग जो लो रिस्क बिजनेस मॉडल है और हेल्थी डिविडेंड यील्ड भी है लॉन्ग टर्म। इन द लॉन्ग टर्म गिव IRFC ए बेटर लॉन्ग टर्म पिक। तो प्रशांत आपसे का भी कहना है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एट मेहता इक्विटीज में, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर बिजनेस के अकॉर्डिंग अच्छी बनी हुई है। IRFC के कंपनी के रिजल्ट्स आए, हमने आपके साथ रिजल्ट डिस्कस किए, लेकिन अगर हम सिनेरियो को समझें, प्रॉपर सीन को देखने की कोशिश करें, आप लोग देख सकते हैं IRFC के पीए कंपैरिजन में IRFC का मार्केट कैप हमें सबसे बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक पॉइंट है जो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं लगता, वो है पी रेशो। अगर आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर रेक लिमिटेड की पी रेशो देखेंगे तो यहाँ पर 10 से नीचे है, जो इन स्टॉक्स को और अट्रैक्टिव बनाती है पी की रेशो की वजह से। लेकिन वहीं पर अगर IRFC के बिजनेस पर एक नज़र मारें जो फिलहाल कंपनी ने दिखाया है करके, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी की ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर आप मार्च क्वार्टर की बात ही करेंगे जो कि 2024 का था, तो 6475 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी और इस बार कंपनी ने काफ़ी बड़ा जंप लिया है। लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर से कहीं ना कहीं कंपनी कुछ डिक्लाइन हुई है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर हम कहें तो 67 वाली लाइन पर ही दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में यहाँ पर पिछले 5 क्वार्टर में सबसे अच्छी सेल्स निकली थी, लेकिन उस बार कंपनी का प्रॉफिट कम था, ज़्यादा नहीं निकला था, सेल्स अच्छी रही थी। लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव ही बनता नज़र आ रहा है। एक्सपेंसेस की बात कर लें तो कोई एक्सपेंसेस में बड़ा जंप देखने के लिए नहीं मिल रहा। वहीं पर अदर इनकम की बात कर लें तो अदर इनकम में भी कंपनी ने कोई बड़ा जंप नहीं किया। डेप्रिसिएशन में भी कंपनी का कोई बड़ा जंप नहीं हुआ। मेन पॉइंट है नेट प्रॉफिट पर। अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर से और उससे क्वार्टर से और उससे पिछले क्वार्टर से। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे, अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो जहां पर 1717 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट ईयर जनरेट किया था, वहीं पर वो भी 1682 करोड़ हो चुका है। लेकिन लगभग समझें तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। कहें कि 50 करोड़ का फ़र्क है, कहें कि 100 करोड़ का फ़र्क है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें मिल रही है कि कोई कहे कि कोई बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वहीं पर अगर आप इस चीज़ को ईयर ऑन ईयर में भी चेक करेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। अब आप खुद ही देख लीजिए, मार्च 2022 में कंपनी 20,300 करोड़ पर सेल्स कर रही थी। मार्च 2023 में कंपनी ने 23,722 करोड़ की सेल्स निकाली, 24 में 26,645 की और 25 में 27,153 करोड़ की सेल्स रही हैं। एक्सपेंसेस कोई बड़ा जंप नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं डेप्रीशिएशन अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से डेप्रीशिएशन इस बार बहुत कम रहे हैं। फिर वहीं पर
अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो आपके सामने ही है। नेट प्रॉफिट में जहां पर 6090 करोड़ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर खड़ी थी, वहीं पर 167 से और फिर 6412 से और अब 6502 करोड़ पे आती नजर आई। यहाँ डिफरेंस है, अगर आप ईयर ऑन ईयर इस प्रॉफिट में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस आपको नजर आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी यहाँ पर TTM जो कहें तो एक अच्छा होता कंपनी का नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर कंपनी के रिजर्व की बात कर लें तो रिजर्व में भी कंपनी के जंप देखने के लिए मिल रहा है। और अगर एक कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व रहता है, दैट मीन कंपनी बोनस और डिविडेंड जैसी चीजें आसानी से दे सकती है। वहीं पर अगर आगे समझे, और इस बार कंपनी ने नेट कैश फ्लो में भी बहुत बढ़िया करके दिखाया है। काफ़ी अच्छा कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी ने बचाया है। काफ़ी अच्छा कैश फ्लो कंपनी को यहाँ पर बना है, जो कि प्रॉफिट जो है ऑपरेशन से आता हमें नज़र आया है। और WC आइटम्स में भी काफ़ी अच्छा जो है जंप देखने के लिए मिला है। नेट कैश फ्लो भी कंपनी यहाँ पर जनरेट करती नजर आई, जो कि एक बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर खरीदे बेचे या होल्ड करें एनालिसिस द्वारा बताया जा रहा है। मौजूदा बाजार मूल्य पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर खरीदने चाहिए, IRFC के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं। तो इस तरह से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर बेचने चाहिए। तो इकोनॉमिक्स रिसर्च के प्रबंधक निदेशक जी चौकालिंगम और रिलायंस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख विकास जैन ने NDTV प्रॉफिट के आज प्रॉफिट शो में निवेशकों के प्रश्नों का अन्य बातों पर जानकारी दी है। क्या बात हुई है भारतीय रेलवे वित्त निगम पर? अगर जैन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि IRFC की पकड़ जारी रख सकते हैं। पिछले 7 महीनों में स्टॉक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। साप्ताहिक चार्ट पर भी उस स्तर निचला स्तर बनाना, खरीदने का जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो 145 से 50 के रुपए के बीच होना चाहिए, जो 2 तिमाहियों के बाद अपेक्षित। चौकालिंगम की बात कर लें तो उन्होंने कहा है कि बाय कर सकते हैं, यानी कि पकड़ो। इसका मीनिंग 1 से 2 वर्ष तक होल्ड करना पड़ेगा और एक मजबूत विकास पथ पर वापस जरूर आएगा और ऑर्डर बुक मूल्यों में सुधार होगा। कि फिलहाल IRFC का जो ट्रेंड है वो हमें नेचुरल से बेरिश की जोन में जाता नजर आ रहा है। व्यू यहाँ पर यही है कि हो सकता है रेलवे स्टॉक्स या फिर IRFC की बात ही करें तो नीचे की तरफ अपने लोअर लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते। बार बार जो है 100 का लेवल यहाँ पर IRFC पर दिया जा रहा है कि 100 पर स्टॉप लॉस लगाएं, 110 पर स्टॉप लॉस लगाएं। काफ़ी सारे एनालिसिस द्वारा कहना है जिस तरह से यहाँ पर इतना ज़्यादा नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है चांसेस हैं कि नीचे की तरफ IRFC आता नजर आए। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा निजी विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये पॉइंट नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा नहीं है। पर मजे की बात है, अगर नीचे की तरफ स्टॉक मिलता है, ज्यादा मिलता है, नीचे की तरफ खरीदने के लिए मिलता है, तो वेल एंड गुड है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी। इसके अलावा देखिए आज हमें देखने के लिए क्या मिला। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी के ठिकानों पर मिसाइलें हमले किए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर आप समझने का प्रयास करें तो 18 नाउ से जो बात हुई है वरिष्ठ अधिकारी की रेलवे के, तो उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में ट्रेन परिचालन जारी रहेगा। कश्मीर घाटी में ट्रेन परिचालन जारी रहेगा और कश्मीर घाटी में 22 ट्रेनें चलाती हैं, तो वो सभी की सभी लगभग चलती नजर आएंगी। दैट मीन इस पॉइंट से, इस आतंकी जो हमला किया गया है 9 आतंकी ठिकानों पर, इस पॉइंट से रेलवे को कोई भी फर्क पड़ता नजर नहीं आया, जिसकी वजह से हमें रेलवे के स्टॉक्स में आज अच्छी रिकवरी होती कुछ नजर आई। और फिर नई जो है बात की जा रही है वंदे भारत की, तो वंदे भारत नहीं यहाँ पर बात की जा रही है चलने की, जो कि जून महीने से शुरू होती नजर आएगी। इसके अलावा देखिए IRFC में मजे की बात यह है कि डिविडेंड यील्ड IRFC का काफी अच्छा बना हुआ। अगर आप देखें तो अभी फिलहाल में जो डिविडेंड अनाउंस किया गया 0.80 पर पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया, जिसकी रिकॉर्ड डेट आपको पता 21 मार्च रखी गई थी। इसके अलावा भी समझे तो कंपनी ने कुल मिलाकर के शेयर धारकों को बार बार लाभांश जो दिया है या भुगतान किया है या फिर डिविडेंड दिया है, IRFC ने अब तक अपने शेयर धारकों को करीब 7 रुपये 5 पैसे का भुगतान किया है और साल में 2 बार डिविडेंड IRFC का देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर 0.80 रुपये के डिविडेंड के अलावा समझे तो कंपनी ने यहाँ पर 1.5 रुपये 1.43 1.83 का डिविडेंड 2021-22 में भी देखने के लिए मिला। 52 वीक हाई लो की बात करें 108 से 229 तक का सफर IRFC में हमें होता नजर आया है। तो IRFC मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाओं पर भी विविधता लाकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात कर रही है। तो इस वीडियो में IRFC पर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में बोनस, साथ में स्प्लिट और
डिविडेंड शेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आईआरएफसी के लिए वित्त पोषक रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़ाकर अब आईआरएफसी मेट्रो रेल और रैपिड रेल परियोजनाओं पर भी आगे बढ़ने के लिए योजना बना रहा है, ताकि विकास जो है उसको गति मिल सके। और आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेश मनोज कुमार दुबे ने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर कहा कि ये जो व्यवसाय है हमारे लिए बहुत आकर्षक होंगे और सरकारी कंपनी ने नए अवसरों के रूप में भाग लेना शुरू किया और पिछले 3-4 महीनों में ही 3 बोलियां जीती, जिसमें 14,000 करोड़ की संपत्ति भी हासिल करी। दुबे ने कहा कि इन परिसंपत्तियों से आ रहा है रेलवे के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है और विशेष रूप से मार्जिन में भी सुधार की बात कही गई। और इन नई बोलियों से मिलने वाला जो मार्जिन जो है वो रेलवे से मिलने वाले मार्जिन से 2 से 3 गुना है। दैट मीन इस पॉइंट का आगे चल के कंपनी के रिजल्ट्स पर रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही एक अच्छा निरंतर देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो रेलवे से इनको मार्जिन मिलता है और जो अब ये बोली इन्होंने जीती हैं ये 2 से 3 गुना ज़्यादा है। और 2026 के लिए आईआरएफसी लगभग 30,000 करोड़ के स्वतंत्र को लक्षित कर रहा है, जो उच्च मार्जिन को देखते हुए रेलवे ऋण के लगभग 90,000 करोड़ के बराबर होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रबंधन जो है, जो AUM है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर घटी है, तो क्या 2025-26 के लिए किस तरह से वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं? तो वित्त वर्ष 2024-25 बहुत ही स्थिर तरीके से बंद हुआ और फ्लैट निर्देशों का कारण पिछले 2 वर्षों से जो कि 21-22 और 22-23 रहे उसका अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हमारे पास शायद ही कोई स्वतंत्र हुआ और इस कारण रेलवे जो है अधिक बजट संस्थानों के माध्यम से किसी भी स्वतंत्र की मांग नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बजटीय सहायता बहुत अधिक थी। लेकिन अगर बात करें 2024-25 की जो अंतिम तिमाही में इन्होंने विविधीकरण करने का फैसला किया है और इस कंपनी के लिए ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 40 वर्षों से हमारे पास केवल एक ही ग्राहक था, लेकिन भारतीय रेलवे और वहाँ मार्जिन 35-40 हज़ार के अंकों का था। सो उन परिसंपत्तियों से विविधता लाना शुरू कर दिया है और भारतीय रेलवे की मदद कर रही है। इस कैलेंडर वर्ष पिछले 4 महीनों में 14,000 करोड़ की संपत्तियाँ जुटाई हैं और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। इसके अलावा समझें तो कुछ संख्याओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो AUM वृद्धि के लिए। इसका अर्थ है कि वृद्धि कहाँ से आती है। तो CSB बैंक को स्थायी गिरावट के बाद 4% मार्जिन पर लौटने का भरोसा। अगर मैं आपको एक संख्या बताऊं तो वित्त वर्ष 2025-26 लगभग 30,000 करोड़ करने का लक्ष्य है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और मेन पॉइंट हम यहाँ पर यही लेकर के चलते हैं कि मेट्रो रेल और महानगरों के बीच रैपिड रेल में विविधता ला रहे हैं और ये व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही आकर्षक होंगे। तो काफ़ी अच्छी ये अपडेट्स हमें फिलहाल दुबे जी द्वारा जो स्टेटमेंट्स हैं देखने के लिए मिल रही हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बताई हैं। रेल यात्रा में क्रांति लाने के लिए भारतीय रेलवे की मेगा योजना। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो आईआरएफसी का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। % डिस्काउंट पर मिल रहा है रेलवे PSU स्टॉक, खरीदना चाहिए या नहीं? तो आप लोगों को पता है पीक से काफी बड़ी गिरावट रेलवे के स्टॉक्स में होती नजर आई। 12 से 16 मई के बीच, यानी कि आज स्टॉक्स तो निकलते नजर आए, लेकिन इन 22 कंपनियों में देखेगा डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट और IT एक्शन। कुछ स्टॉक मैंने पहले भी शेयर कर ही दिए थे, कोफॉर्ज जैसे किया था,
सो बाई कंपनियां यहाँ पर डिविडेंड देने की बात कर रही हैं, कुछ डीमर्जर राइट इशू की भी बात कही जा रही है। सो गोदरेज कंज्यूमर 13 मई को रिकॉर्ड डेट है, फाइनल डिविडेंड की अंतिम डिविडेंड की बात कही जा रही है। IFGL में भी 6 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की बात की जा रही है। फोस्कैको इंडिया में भी 25 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ने राइट इशू के जरिए पूंजी जुटाएगी। BML में भी 15 प्रति शेयर और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में 5.40 प्रति शेयर डिविडेंड की बात कही जा रही है। मनपुरम फाइनेंस एनर्जी एक्सचेंज द्वारा भी 0.50 और 1.50 का फाइनल डिविडेंड देगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर 15.90 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है। इसके अलावा समझें तो यहाँ पर किन कंपनियों का स्टॉक स्प्लिट होगा, तो मुकेश, विराट ऐसी कंपनी यहाँ पर विभाजन की बात कही जा रही है, जहाँ पर विभाजित होता स्टॉक नजर आएगा। इसके अलावा समझें राइट इशू की बात कर लें तो यामिनी इन्वेस्टमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, इंदिरा इंडस्ट्री और यूनिसन मेटल्स। इन स्टॉक्स पर आप यूट्यूब पे अलग पे डीप एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्या स्टॉक्स के डाटे हैं। रेमंड लिमिटेड भी यहाँ पर देखिए डिमर्जर की बात 14 मई की रिकॉर्ड डेट पर कही जा रही है और पात्र शेयर धारकों को नई कंपनी के शेयर अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इधर से भी देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स के डिविडेंड लिस्ट आपके सामने है, जहाँ पर कंपनियाँ डिविडेंड देती और रिकॉर्ड डेट के साथ 14 मई 15 मई नज़र आ रही है, जो पहले भी हमने डिस्कस किया। बात करें तो विभाजन की तैयारी चलती यहाँ पर नजर आ रही है। मेन पॉइंट को समझें तो अब एक कंपनी दो में हो जाएगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बदलाव होने जा रहा है, तो टाटा मोटर्स खुद को नई दो सूचीबद्ध कंपनियों में बांट रही है। पहली अपने यात्री वाहन मतलब कि PV व्यवसाय के लिए, जिसमें EV और लग्जरी ब्रांड जैसे जगुआर लैंड रोवर शामिल है, और दूसरी वाणिज्यिक वाहन शिवी जो शाखा के लिए, जिसमें ट्रक और बसें शामिल है। और हर मौजूदा शेयर धारक को TML यानी कि टाटा मोटर्स के हर शेयर के बदले CV कंपनी TMLCF का एक शेयर मिलेगा और दोनों का अंकित मूल्य 2 रुपए होगा। सो हर एक शेयर के बदले नई कंपनी का एक शेयर जो है मिलता नजर आएगा। इसके अलावा भी टाटा मोटर 13 मई को Q4 के नतीजे घोषित करने के लिए तैयार है और उसके साथ ही कंपनी बोर्ड वित्त वर्ष 25 के लिए डिविडेंड घोषणा पर भी विचार चर्चा जो है करेगा और कंपनी के दो हिस्सों को बांटने से पहले कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण क्षण होगा।